हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे लिंक्स इन नेचर क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 है और ये नेपच्यून बुक से लिया गया। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको दे रखे हैं। चलो बता ही देती हूँ क्या होता है इसके अंदर। ये होता है कि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो बेसिकली आपको क्या समझ आएगा। आप डिफाइन कर पाओगे कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि लिविंग थिंग्स है ना कैसे डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पे या फिर आपस में एक दूसरे पर। आप एक्सप्लेन कर पाओगे हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड करते हैं ऑन ईच अदर। आप फूड चेन को डिस्क्राइब कर पाओगे और आप फूड वेब को भी डिस्क्राइब कर पाओगे। चलो अब हम चलते हैं सीधा। ये तो आपको पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है यही हम चैप्टर में पढ़ने वाले, तो इसको नहीं ले रही हूँ मैं अभी। हम चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ। वी कैन सी दैट लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। हम ये देखते हैं कि भाई जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना वो डिपेंड करती हैं दोनों ही चीज़ों पर, लिविंग पर भी और नॉन लिविंग थिंग्स पर भी, अपना सर्वाइव करने के लिए। वी विल लर्न अबाउट इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है नेचर की। नेचर हम पर डिपेंडेंट है, हम नेचर पर। शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये प्लांट, ये व्यक्ति है, ये प्लांट है। व्यक्ति प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है तो प्लांट सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। प्लांट व्यक्ति को ऑक्सीजन दे रहा है तो व्यक्ति सर्वाइव कर पा रहा है। इसी तरीके से पूरा नेचर का ये जो सर्कल है ये चल रहा है। जितने भी सारे प्लांट्स हैं, अगर कोई भी लिविंग नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो जितने भी ये प्लांट हैं ना सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि हमारे लिए ही प्लांट ज़रूरी नहीं है, हम भी प्लांट्स के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। वी विल स्टार्ट बाय लर्निंग व्हाट बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम आर। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि भाई बायोस्फीयर क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। चलो पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेसन, हमने पिछले चैप्टर में ही सीखा दैट आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको पता है पूरे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, है ना। इन्वायरमेंट क्या है? आपके आसपास का वातावरण। ऐसे ही नज़र दौड़ा लो, आपको लिविंग भी मिल जाएंगी चीज़ें, नॉन लिविंग भी मिल जाएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलती हैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स ऑन दी अर्थ। हाउ एवर लिविंग थिंग्स आर फाउंड ओनली इन प्लेसेस वेयर दे गेट देयर नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होंगी, देखो नॉन लिविंग तो आपको हर जगह मिल रही हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स आपको केवल वहाँ मिलेंगी जहाँ इनके सर्वाइवल के लिए चीज़ें हैं। यानी कि एयर है, वाटर है, फूड है। जहाँ ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ इंसान नहीं रह रहा है धरती पर भी, क्योंकि वहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वार्मथ फॉर देयर सर्वाइवल। ये चार बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एयर सांस लेने के लिए ज़रूरी है वरना मर जाएंगे, पानी पीने के लिए ज़रूरी है वरना मर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी के अंदर नहीं गए फीक हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, एंड वार्मथ अगर आपको बिल्कुल ठंड में बर्फ़ में छोड़ दिया जाए तो मर जाओगे, तो वार्मथ भी ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। चारों चीज़ें यानी कि एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वार्मथ, ये आपको ज़रूरी है। AWNW, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। दे गेट दिस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। अब ये चारों चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? इंसान को कहाँ से मिल रही है? देखो ना, इंसान, लिविंग थिंग्स, ये कहाँ से मिल रही है? ये सारा एनवायरनमेंट से मिल रही है। दे गेट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? पूरे गैसेस का एक कंबल टाइप है, सारी गैसेस, ठीक है। तो हमें एयर कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से। वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़, और पानी कहाँ से मिल रहा है? नदी से, समुद्र से, कुओं से, किसी भी वाटर बॉडी की बात कर सकते हो। एंड रेन से, ऊपर से भी आ रहा है, आसमान से बरस बरस के पानी, ठीक है ना। एंड वार्मथ कहाँ से मिल रही है? भाई मेन सोर्स ऑफ वार्मथ तो सन ही है। अब हीटर मत बोलना, मेन सोर्स ऑफ वार्मथ नेचर का जो है वो सन है। प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। वाइल एनिमल्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जबकि जो जानवर है ना वो अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं प्लांट्स से। जानवर क्या है, जंगल में जाएगा तो प्लांट खाएगा, उसको कोई छोला चावल तो बना के देगा नहीं, तो या तो वो प्लांट खाएगा या फिर वो अदर एनिमल्स को खा जाएगा। तो इंसान के लिए न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो प्लांट्स से मिल जा रहे हैं, फ्रॉम द सॉइल, वाइल सॉइल से मिल जा रहे हैं। सॉइल से कैसे? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉरी, प्लांट्स को अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल जा रहे हैं, ठीक है। इंसान को तो वैसे भी प्लांट से ही मिल रहे हैं या फिर अदर एनिमल से, जबकि एनिमल को और इंसानों को भी जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो प्लांट और अदर एनिमल से ही मिल रहा है। या तो हम वेजिटेरियन होते हैं तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं,
या तो हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं और किसी जानवर को भी मार के खाते हैं, राइट। दस लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन प्लेसेस वेयर देयर इज एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। तो लाइफ उन्हीं जगह पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पर एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, सनलाइट हो। दीज प्लेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, और ये जगहें जो हैं ये बायोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। दीज प्लेसेस फॉर्म करती हैं पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? द बायोस्फीयर रेफर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर रेफर करता है अर्थ के वो सारे पार्ट को वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। जिस भी जगह पर अर्थ पे लोग या मनुष्य या जानवर कोई भी रहता है, जहाँ लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, वो बायोस्फीयर है। समझ आ रहा है? बायोस्फीयर रेफर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें, इट इज़ द जोन ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी जगह, ऐसा जोन जहाँ जीवन संभव है। द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप अंडर द ओशन टू द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन। अब बायोस्फीयर जो है वो बिल्कुल डीप ओशन से लेकर और बिल्कुल हाई माउंटेन तक भी है, क्योंकि डीप अंडर द ओशन जो है जितने सी क्रिएचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और माउंटेन की पीक पर भी आपको बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे। फ्रॉम दी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, आपको यहाँ भी जानवर वगैरह सब मिल जाएंगे, इंसान भी मिलेंगे और जानवर भी मिलेंगे, ड्राई डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स में, एंड हॉट एंड वेट रेन फॉरेस्ट में भी, ठीक है। रेन फॉरेस्ट में भी आपको जीव जंतु वगैरह मिल जाएंगे। टू द कोलर पोलर रीजन्स, और जमा देने वाली बर्फ़ वाले जो ये होता है ना, ये हमारा क्या है, ये इक्वेटर है, तो ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। यहाँ पे पूरा बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ भी जीव जंतु मिल जाते हैं हमें। समझ आ रहा है? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये सारी जगहों पर जीव जंतु संभव है। अब हम बात करते हैं हमारा इकोसिस्टम क्या है। देखो, लिविंग थिंग्स इज वन पार्ट ऑफ द अर्थ, डू नॉट इंटरैक्ट विद दोज दैट लिव वेरी फार अवे। लिविंग थिंग्स इन वन पार्ट ऑफ द अर्थ, अब जो लिविंग थिंग्स है वो जो एक पार्ट में अर्थ के रह रहे हैं, वो दूसरे पार्ट पे रहने वालों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते। दे, अगर वो बहुत ज़्यादा फार अवे हैं, दे इंटरैक्ट ओनली विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन देयर सराउंडिंग। हम अपने आसपास के लोगों के साथ ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करते हैं। अब लेट सपोज कोई इंसान इक्वेटर के पास रहे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं, कोई इंटरैक्ट कर रहा है उनके साथ जाके? ऐसे नहीं कर रहा है ना, वो लोग आपस में कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं। सच अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग लिविंग थिंग्स अलॉन्ग विद नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट फॉर्म करते इकोसिस्टम। मतलब हम हमारे आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलाकर हमारा इकोसिस्टम बनाती हैं। अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्या है। इकोसिस्टम कैन बी टेरेस्ट्रियल, यानी इकोसिस्टम हमारा लैंड भी हो सकता है, एक्वाटिक पानी भी हो सकता है, सब हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है। मतलब हमारे आसपास जो भी लैंड है, जो भी वाटर है, वो सारा इकोसिस्टम का पार्ट है। डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अदर टुंड्राज आर ऑल्सो क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशन, सीज, ये सब क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है। एक्वाटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। ये हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है। आगे आइए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है ऑन दी अर्थ, धरती पर। ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम में सबके क्या हैं, ईच हर एक तरीके का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो वाटर वाला हो, चाहे वो लैंड वाला हो, हर एक के अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया का ना अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है। वी हैव माउंटेन इकोसिस्टम, यानी कि हमारे पास पहाड़ी इकोसिस्टम भी है, डिफरेंट काइंड्स में पहाड़ी इकोसिस्टम भी है। हिमालयाज इन द नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ इंडिया, वहाँ पे माउंटेन इकोसिस्टम है। हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, थार डेजर्ट इन रेगिस्तान से, राजस्थान से लेकर रन ऑफ कच्छ, कच्छ गुजरात में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वो हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। कोस्टल इकोसिस्टम अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी तक ये पूरा फैला हुआ है। आइलैंड इकोसिस्टम, आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी ज़मीन जो पूरी तरफ से पानी से घिरी हुई हो। तो समुद्र के बीच बीच में जो जो जगहें होती है ना, जहाँ पे पूरा पानी होता है उसके आजू बाजू, उसको आइलैंड बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम भी है। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स भी हैं, जैसे हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सो ऑन। वी ऑल्सो हैव एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ये भी हमारे पास है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये पिक्चर एक इकोसिस्टम की है। नेम द हैबिटेट, अब बताओ ये कौन है, आइडेंटिफाई करो लिविंग थिंग्स को दैट यू सी इन द पिक्चर, जिसे आप देख रहे हो पिक्चर में। और व्हाट अदर काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड देयर। वाटर है, मछलियाँ वगैरह लिख सकते हैं। लिस्ट करो द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट दैट दे माइट इंटरैक्ट, जिससे वो इंटरैक्ट करेंगे
और डू द लिविंग थिंग्स फाउंड हियर इंटरेक्ट विद द ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? इफ यस देन हाउ। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन एन इकोसिस्टम आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इकोसिस्टम के, वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है, ठीक है। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इकोसिस्टम के, वो अबायोटिक कंपोनेंट है। हवा, हवा नॉन लिविंग है। पानी नॉन लिविंग है। सॉइल नॉन लिविंग है। सनलाइट नॉन लिविंग है। पर हमारे आसपास ये सब चीज़ें हैं, हमारे इकोसिस्टम में सारी चीज़ें हैं। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट है, बायोटिक अबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। एवरी कंपोनेंट इज एन इकोसिस्टम, डिपेंड करता है ऑन एवरी अदर कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम पे, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न मोर अबाउट इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आगे हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस कैसे है नेचर में। इकोसिस्टम्स आर वेरी डेलिकेट, इकोसिस्टम बहुत डेलिकेट होते हैं। इवन स्मॉल चेंजेस इन आवर कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम अफेक्ट मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। आप एक इकोसिस्टम का कुछ चेंज कीजिए और उसका प्रभाव आप तुरंत देखेंगे दूसरे पर। इकोसिस्टम्स आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। इकोसिस्टम जो है ग्लोबल वार्मिंग से बहुत अफेक्ट होता है, डिफोरेस्ट्रेशन से बहुत अफेक्ट होता है, पोल्यूशन है, एक्सटिंक्शन एंड सो ऑन। चलिए आगे देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। अब नेचर का इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर होना। बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स पर, यानी लिविंग नॉन लिविंग पर डिपेंड करते हैं। आपके पास से सन को गायब कर दो जीवन में से अपने, सोच के देखो, मर जाएंगे आप, बचेगा ही नहीं कुछ। वाटर को गायब करके देख लो तो भी नहीं बचेंगे। सॉइल को गायब करके देखो, अब सॉइल नहीं है तो कुछ भी उगेगा ही नहीं धरती से, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम जानवर खा लेंगे, तो जानवर भी तो मिट्टी का उगा हुआ प्लांट ही खा रहा है ना, वही नहीं सर्वाइव करेगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप खाओगे किसे? So in this section we will learn about how living things in an ecosystem depend on some important non-living things, जैसे air, water, soil, sunlight। एयर की बात करूँ, all living things breathe air to survive। जितनी भी living things हैं वो breathe करती हैं, एयर लेती हैं सर्वाइव करने के लिए। मोस्ट लिविंग थिंग्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स दोनों ही यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को टू गेट एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब एनर्जी आती कहाँ से? जब आप सांस लेते हो आपके सेल में ऑक्सीजन पहुँचती है, बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, ठीक है ना, जानते हो ना इतना। अब वहाँ पर आपका फूड ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है सेल में, राइट, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड को इन एयर टू मेक देयर ओन फूड। हरे पौधे जो हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपना खाना बनाने के लिए। ये फोटोसिंथेसिस में होता है। तो हम जो छोड़ रहे हैं वो खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने छोड़ना बंद कर दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उनका खाना भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब यही ऑक्सीजन जो है दोबारा यूज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन में। वाटर की बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट को भी पानी चाहिए, इंसान को भी पानी चाहिए अपने लाइफ चलानी है तो। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स इन ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सेल्स को कहना चाहिए, लिविंग थिंग्स सारी सेल से बनी है, चाहे वो जानवर है, इंसान, कीड़ा मकोड़ा हो, सब सेल से बने हैं। उनके सेल को ज़रूरत होती है वाटर की फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली। इन एनिमल्स वाटर हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड। जब पानी जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है। सूखा सूखा खाना खाओगे तो जो आपका पॉटी आएगा वो पत्थर जैसा आएगा, डाइजेशन हो ही नहीं रहा है फिर तो, ठीक है। इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में भी मदद करता है। यू नो वो 70% तो बॉडी पानी की बनी हुई है, न्यूट्रिशन पूरा ट्रांसपोर्ट पानी के द्वारा ही हो रहे हैं। वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू कलेक्ट वेस्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। वाटर जो होता है वो वेस्ट को कलेक्ट भी करता है और मोशन जो आता है आपका, नहीं तो मैंने बताया पत्थर जैसा हो जाएगा, तो वेस्ट भी स्मूथली बॉडी से बाहर हो जाए उसके लिए भी आपको पानी चाहिए। इवन यूरिन जिसमें आपकी बॉडी का पूरा गंदगी निकलता है वो भी जो है वो वाटर की वजह से ही संभव है।
सम लिविंग थिंग्स लाइक फिश हो गई कैन ब्रीथ ओनली इन वाटर। कुछ लिविंग थिंग्स जैसे फिश हैं वो पानी में सांस ले पाती हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई होती है, जो कि कहाँ से आई पानी में ऑक्सीजन? जो वाटर में प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं मिट्टी से विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से। दे ऑल्सो यूज़ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो पानी को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, पानी भी मदद करता है डिस्पर्सल के लिए। डिस्पर्सल क्या होता है? एक सीड का दूसरी तरफ चले जाना, बह के सीड चला जाता है एक दूसरी जगह। सारे सीड्स एक ही जगह होंगे तो कभी भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेचर ने सीड डिस्पर्सल के प्रोसेस बना रखे हैं। हवा से उड़ के चला जाता है, पानी में बह के चला जाता है, जानवर की बॉडी पे चिपक के सीड इधर उधर चला जाता है, एंड सो ऑन। अब सॉइल की बात अगर हम करते हैं, अच्छा पानी जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी काम आता है। जर्मिनेट नहीं हो सकती बिना पानी के कोई पौधा बनता है आगे? नहीं ना। सॉइल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, मिट्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के। सीड्स रिक्वायर सॉइल टू जर्मिनेट, बीज की ज़रूरत पड़ती है सॉइल को जर्मिनेट करने के लिए। द सॉइल सपोर्ट्स द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, सॉइल जो है वो सपोर्ट करती है रूट सिस्टम को प्लांट के। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड करके रखते हैं ऑन द सॉइल, उसको कस के पकड़ के रखते हैं। मिट्टी, मिट्टी जो होती है ना वो आपके पेड़ों की जड़ों को पकड़ के रखती है। फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, और उसके अंदर फिक्स रहता है, नहीं तो प्लांट तो ऐसे ही उड़ के चला जाएगा, है ना। तुमने लगाया वो कल है ही नहीं, तो वो मिट्टी उसको पकड़ के रखती है। जड़ों को, जड़ें जो होती हैं ना वो मिट्टी के द्वारा ही पकड़ी जाती हैं, वहीं पर ही रोकी जाती हैं। प्लांट्स ऑल्सो गेट द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, पानी को प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फ्रॉम द सॉइल ओनली। मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जब आप पानी डालते हो तो वो पानी ऊपर जाता है प्लांट के अंदर, और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो हैं इधर उधर, जब खाना बनता है फोटोसिंथेसिस होता है तो वो सारा खाना ट्रांसपोर्ट होता है। वी हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस, हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा दैट एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फ्रूट, है ना। अब मान लो कि ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर हिरन खड़ा हुआ है, अब ये हिरन प्लांट प्रोडक्ट खाएगा तो ही सर्वाइव करेगा। पीछे शेर खड़ा हुआ है, शेर हिरन को खाएगा तो ही सर्वाइव कर पाएगा। अब मान लेते हैं इसी बीच हमारा जो है प्लांट ही ना बचे, तो हिरन भी बचेगा ही नहीं, हिरन तो मर जाएगा क्योंकि प्लांट ही नहीं है। तो शेर भी मर जाएगा क्योंकि हिरन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं ऑन सॉइल फॉर द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से क्यों? क्योंकि सॉइल में ही तो प्लांट लगा है। सॉइल इज ऑल्सो होम टू मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सॉइल घर है बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे अर्थवॉर्म्स का, इंसेक्ट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लार्जर एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स लाइक रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये लोग डिग होल्स, ये गड्ढा खोदते हैं इन द सॉइल टू बिल्ड देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए। जानते हो ना, रैट है, रैबिट है, ये लोग गड्ढा खोद खोद के ज़मीन के अंदर मिट्टी में रहते हैं, तो उनके लिए भी सॉइल इतनी काम की चीज़ है, घर है उनका एक तरीके से। सनलाइट की बात करें, सनलाइट गिव्स द अर्थ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब सनलाइट जो है वो अर्थ को दो चीज़ें देती है, एक तो वार्मथ देती है, गर्मी देती है, दूसरा लाइट देती है। सूरज नहीं है तो बर्फ़ से जम के मर जाओगे सबके सब। आगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड द वार्मथ ऑफ सनलाइट टू सर्वाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी मतलब जो हैं नीड वार्मथ, तो सब सारी लिविंग थिंग्स को वार्मथ चाहिए भाई। किसकी चाहिए? ऑफ सनलाइट टू सर्वाइव, हम बिना सनलाइट के नहीं जीवित रह सकते। प्लांट्स यूज़ करते हैं इस लाइट एनर्जी को इन सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए ना, सूरज की रोशनी चाहिए। एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये प्लांट है, ठीक है, ये सूरज है, सूरज की वार्मथ से इसने अपना खाना बनाया, इसने जो खाना बनाया वही खाना हम खाते हैं, कोई भी जीव हो वो खाना खाता है। तो जो एनर्जी सूरज ने इसे दी, इसने ही वो, इसके खाने में वो एनर्जी थी, हमने इससे तोड़ के जो खाया वो एनर्जी हमारे पास आ गई। समझ में आया? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सनलाइट पर भी पूरी तरह से निर्भर है एनर्जी के लिए भी। हैंस ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट डिपेंड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पर। वी विल नाउ लर्न अबाउट हाउ द लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम प्रभाव डालते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रभाव डालती हैं इकोसिस्टम पे, अफेक्ट करती है नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अब ये मेंटेन करके रखती हैं बैलेंस के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, है ना, एक दूसरे पर निर्भर है। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो सारा पेड़ सोख ले रहे हैं, और जितना ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं हम सोख ले रहे हैं। डिपेंडेंस की वजह से हमारा जो है मेंटेन हो रहा है बैलेंस। वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मोस्ट लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स यूज अप कर लेते हैं ऑक्सीजन को इन द एयर
एंड गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स टेक इन कर लेते हैं हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि एयर में होती है, एंड गिव आउट ऑक्सीजन जो कि एयर में ही वो छोड़ देते हैं। दस लिविंग थिंग्स हेल्प करते हैं टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर, मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। अब मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाता है? लिविंग थिंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। अब लिविंग थिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। फर्टाइल का मतलब होता है एक ऐसी मिट्टी तैयार कर देना जिसमें पेड़ अच्छे से उग सकते हैं, राइट। व्हेन लिविंग थिंग्स डाई, जब लिविंग थिंग्स मरती हैं तो देयर बॉडी मिक्स विद दिस सॉइल, तो उनकी बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाती है ना, दबा देते हैं, दफना देते हैं कई बार। द बैक्टीरिया एंड फंगाई जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, वो ब्रेक डाउन उसको कर लेते हैं, डेड बॉडी को या डेड प्लांट को, डेड एनिमल को, ठीक है। और डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स। अब वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगाई इन पर लगते हैं, डेड बॉडियों को खाते हैं, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे इंसान की हो, वो इनमें से रिलीज कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर टू मेक द सॉइल फर्टाइल। और इस तरीके से सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। व्हेन अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स बरो इनटू द सॉइल, जब ये सॉइल के अंदर घूमते हैं, ऐसे सोचो कि अर्थवॉर्म जो है मिट्टी के अंदर ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो जहाँ जहाँ ये मिट्टी को घूमेगा ये एयर के लिए जगह बनाता जाएगा। मिट्टी उतनी कैड़ी नहीं रहेगी, हार्ड नहीं रहेगी, एयर इसमें पास होती रहेगी। तो एयर पास हो रही है तो जड़ों तक भी पेड़ों की एयर जाएगी और मिट्टी और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। दिस अलाउ एयर टू एंटर द सॉइल। इनकी वजह से क्या होता है, एयर घुस पाती हैं और मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में बनाने रखे में। दे आल्सो हेल्प टू मिक्स द न्यूट्रिएंट्स, है ना, घूमते जाते हैं तो न्यूट्रिएंट मिक्स होते जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ द लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम डिपेंड करते हैं ऑन ईच अदर, किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखो, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। मैनी एनिमल्स ईट प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और अदर एनिमल्स ईट करते हैं एनिमल्स को दैट ईट प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स को जो कि प्लांट खाते हैं। मैंने अभी तुम्हें शेर और हिरन वाली कहानी सुनाई। मैनी एनिमल्स प्लांट को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, यानी प्लांट से उगने वाली चीज़ों को खाते हैं, और बहुत सारे एनिमल इन प्लांट ईटर एनिमल्स को खाते हैं। दस ऑल एनिमल्स डिपेंड ईदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो अपने खाने के लिए तो प्लांट्स पर निर्भर करते ही हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, एनिमल प्लांट्स पर ऑक्सीजन के लिए भी निर्भर है। देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव इन आउट ऑक्सीजन गैस, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड बाय मोस्ट लिविंग थिंग्स, बहुत इंसानों के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन में यही वाली ऑक्सीजन हम काम में लेते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर, घर है भाई, पेड़ बहुत सारे जानवरों का घर है। प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, यानी जगह देते हैं मैनी एनिमल्स को रहने के लिए। एनिमल्स लाइक मंकी पेड़ों पे रहते हैं, स्क्वारल की लहरी पेड़ों पे रहती हैं, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड कर देती हैं, अपना नेस्ट बना लेती हैं, एंड ट्रीज एंड अंडे देते हैं बर्ड्स बहुत सारे पेड़ों के ऊपर, एंड नेस्ट भी बनाते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। तो लार्ज चीज़ ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं शेड फ्रॉम द सन, नीचे धूप नहीं आती तो उनकी छाया में भी, उनके शेल्टर में भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं। A lichen is a good example of interdependence between two living things. एक lichen जो है आपका काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल है इंटरडिपेंडेंस का, लिविंग थिंग्स का। फाइंड आउट करो लिचन्स के बारे में, नेम बताओ ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप अ लिचन एंड डिस्क्राइब करो उसको बेनिफिट, ठीक है, कैसे करते हैं एक दूसरे से, ये आपको निकालना है, ये गूगल से निकाल लेना। आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ ही। मेन प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जानवर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा उस समय। प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और उससे खाना बना लेते हैं। सॉरी। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन, ये कैसे? देखो, यू हैव लर्नड इन अर्लियर लेसन दैट पॉलिनेशन होता है एंड सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट स्टेजेस है ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस की। देखो, अब ऐसे समझो, ये एक ही पेड़ पे से समझा देती हूँ मैं तुम्हें। एक फूल ये लगा है, एक फूल ये लगा है, इसके मेल पार्ट का उड़ के इसके फीमेल पार्ट तक पहुँचना, या इसके फीमेल पार्ट का इसके मेल पार्ट तक पहुँचना, यही पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब बहुत डीप में तो तुम नहीं समझ पाओगे, छोटे हो, बट पॉलिनेशन में यही होता है, मेल और फीमेल ट्रांसफ़र होते हैं पार्ट्स, ठीक है। अब वो जो पार्ट ट्रांसफ़र होते हैं वो तो हवा के द्वारा होते हैं, या फिर पानी के द्वारा होते हैं, या कोई इंसेक्ट करा देता है, तो और उसकी वजह से नया प्लांट बनता है, जिससे मम्मी और पापा जब मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही प्लांट में भी मेल और फीमेल होते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डीप में इस चैप्टर को आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे।
जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ऐसे ही प्लांट के भी मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न इन अर्लियर लेसन्स दैट पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल आर इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में। एनिमल्स इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मेल और फीमेल बीजों को आपस में मिलाने के लिए। व्हेन बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज गो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पर जब ये बैठती हैं तो मेल और फीमेल बीज जो है आपस में मिल पाते हैं, ठीक है। और किस लिए जाते हैं ये? ड्रिंक करने के लिए, नेक्टर यानी फूलों का रस चूसने के लिए। दे ऑल्सो ट्रांसफ़र पॉलन, तो उसी समय पॉलन यानी कि जो मेल फीमेल बीज हैं ऐसे समझ लो, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन फ्लावर से अनदर, और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्क्वारल ईट करते हैं फ्लैशी फ्रूट्स को, फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप आम खाते हो तो उसके अंदर आम का जो गूदा होता है उसको बोलते हैं। दे स्कैटर द सीड्स इन फार अवे प्लेसेस, तो जो एनिमल खाएगा तो डस्टबिन में तो डाल के आता नहीं है, खा रहा है, ले जा रहा है, इधर उधर जा रहा है और वहाँ बीच बीच फेंक आता है। तो इसकी तरीके से क्या होता है कि बीज दूसरी जगह पहुँच जाता है, अपने पेरेंट प्लांट यानी जिस प्लांट पे वो पौधा से वो फल उगाता है उससे वो दूर चला जाता है। समटाइम्स द फ्रूट एंड द सीड गेट स्टक टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड दे आर कैरीड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब एक पेड़ से एक आम गिरा, नहीं आम तो बड़ा हो जाएगा, कोई भी ऐसा फल गिरा जो इस या जानवर था यहाँ पर आया, इसकी बॉडी पे चिपक गया। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं छोटे मोटे फल हम कह सकते हैं। फिर ये जानवर यहाँ पर गया, तो ये है पेरेंट प्लांट और इससे ये फल इतनी दूर चला गया, ठीक है। अब दूर चले जाने से नया पौधा दूर बनेगा जिससे कि उसको अच्छे से वार्मथ मिल सकती है, लैंड पे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल पास पास होता तो क्या होता? कुछ नहीं मिलता। अब आप ही सोचो कि आप घर में एक बच्चा है तो उसको कितनी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहीं घर में अगर 10 बच्चे हो जाएंगे तो सुविधाएं कितनी रह जाएंगी? बहुत कम, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर द फर्टाइल सॉइल, प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल पर फर्टाइल सॉइल के लिए। वी हैव लर्नड अर्लियर इन द लेसन दैट बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, की बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल मैटर को एंड रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इन द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, बड़ा होने में। अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं टू मिक्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, अर्थवॉर्म मदद करती है न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करने में सॉइल में। एंड टू एरिएट द सॉइल, और इससे हवा भर जाती है, एरिएट हो जाती है मिट्टी, है ना। अर्थवॉर्म ऐसे घूमता रहेगा तो एरिएट हो जाती है सॉइल। दिस एयर इज यूज्ड बाय प्लांट रूट्स फॉर ब्रीथिंग, और ये एयर यूज़ कर दी जाती है प्लांट रूट्स के द्वारा ब्रीथिंग के लिए। सम बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, वो कन्वर्ट कर देते हैं द नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंट होती है इन द एयर इनटू सॉल्ट्स। अब दीज सॉल्ट्स कैन बी इजीली टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, तो ये सारा सॉल्ट्स जो हैं ये रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं। आगे देखो फूड रिलेशनशिप क्या है। वी हैव लर्न, हमने सीखा इन द प्रीवियस सेक्शन में दैट लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर निर्भर करती हैं फूड के लिए। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू हैव लर्न, तुमने सीखा दैट प्लांट्स एज द सोर्स ऑफ फूड फॉर हार्बीवर्स, कार्निवर्स, स्केवेंजर्स या पैरासाइट, इन सब के बारे में हमने सीखा। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट फूड रिलेशनशिप क्या है बिटवीन लिविंग थिंग्स के, इसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन शो करती है एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, एक से दूसरे में न्यूट्रिएंट्स का इस तरीके से ट्रांसफर होना। सूरज से प्लांट में आई, प्लांट से हिरन में गई एनर्जी, एनर्जी हिरन से चीते ने उसको खा लिया तो उसमें चली गई, ये होती है फूड चेन। गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन दैट एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, किस तरीके से जा रही है एनर्जी, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं तो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, हम इन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एवरी फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर, हर फूड चेन जो है प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से ही स्टार्ट होती है, प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर कहा जाता है। एनी लिविंग थिंग्स दैट ईट्स, जो भी लिविंग थिंग प्रोड्यूसर से पैदा की हुई चीज़ को खा रहा है वो कंज्यूमर है, यानी कि प्लांट के अलावा सब कोई कंज्यूमर है, प्लांट के अलावा हर चीज़ कंज्यूमर है, माने जानवर भी, इंसेक्ट भी, इंसान भी, सब कंज्यूमर है, हम कंज्यूम करते हैं बना हुआ। अदर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ कंज्यूमर, ठीक है, जो भी खाती है। सिंस हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं भाई, बट ईट करते हैं लिविंग थिंग्स, दे आर कंज्यूमर्स, तो फिर ये सारे लिविंग थिंग्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आर अदर लिविंग थिंग्स को आते थे, सब कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हार्बीवोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट डायरेक्टली खा रहे हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। जो भी हार्बीवोर्स है जो प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कौन है? जो इन्हें खाते हैं, यानी कि कार्निवोरस। हार्बीवोरस कौन हुए? ये प्लांट को खा रहा है हिरन, तो हिरन हो गया हार्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ये पहले इसका खा रहा है,
फिर चीते ने इसको खा लिया तो वो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट, वो कार्निवोर्स हो गया। Decomposers are living things that break down the dead animal and plant matter and release the nutrients into soil. अब मान लीजिए हिरन मर गया, अब जंगल में तुम उसकी लाश दफनाने नहीं जाते, चिता को आग लगाने नहीं जाते, कहाँ जाती है? तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, खा खा के थोड़ा ऐसे समझ लो कि जैसे मिट्टी टाइप का होता है ना, वैसे कर देते हैं। फिर वो जाके सारा न्यूट्रिएंट जो रिलीज़ होता है और वो सॉइल में न्यूट्रिएंट उसका मिल जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स टू मेक फूड। अब ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो है ये खाना बनाने के लिए प्लांट यूज़ कर लेते हैं। एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी कंज्यूमर ही एक तरीके के ग्रुप कंज्यूमर्स ही हैं। एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई वो डिकम्पोजर्स ही हैं, ठीक है। वी हैव लर्न दैट एनर्जी फ्लो करती है थ्रू अ फूड चेन। हमने ये सीखा कि एनर्जी फूड चेन के थ्रू पूरा ट्रैवल कर रही है। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, आती कहाँ से? तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है सबके पास, प्लांट भी सन की एनर्जी को यूज़ कर रहा है। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स, दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। सूरज ही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको एक एक्टिविटी करनी है, मैं चैप्टर पे आती हूँ। फूड वेब क्या होता है? इन एन इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक से ज़्यादा फूड चेन का पार्ट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ईट मोर देन वन काइंड ऑफ अ प्लांट और एनिमल, है ना। एक जानवर एक से ज़्यादा तरीके के प्लांट, एक से ज़्यादा तरीके के एनिमल खा लेता है। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स मे ऑल्सो बी ईटन बाय मोर देन वन कंज्यूमर्स। कोई भी प्लांट है तो उसे एनिमल भी खा लेता है, कई बार इंसान भी खा लेता है, तो मोर देन वन कंज्यूमर उसको खा लेता है। दस इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट चेन्स आर इंटरलिंक्ड है और इसी चेन को हम फूड वेब भी बोलते हैं। गिवन बिलो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ग्रासोफर को फ्रॉग खा जाता है, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा जाता है, इसी तरीके से स्नेक ईगल को खा जाता है, ग्रासोफर ग्रास को खा जाता है। ये अलग अलग आपको फूड वेब दिखा रखी है। हेयर ग्रासोफर ईट्स द ग्रास, ग्रासोफर जो है घास खाता है। बोथ स्नेक एंड फ्रॉग जो है वो ग्रासोफर को खा जाते हैं। फ्रॉग आर ऑल्सो ईटन बाय स्नेक्स, सांप फ्रॉग को भी खा लेता है। स्नेक्स आर इन टर्न ईटन बाय ईगल्स। अच्छा ईगल है तो यहाँ पर स्नेक को कौन खा जाता है? ईगल खा जाती है। तो दीज आर फूड चेन्स। ग्रास ग्रासोफर के द्वारा खाई जाती है, ग्रासोफर स्नेक के द्वारा खाया जाता है, स्नेक ईगल के द्वारा खाया जाता है। ग्रास ग्रासोफर के द्वारा खाई जाती है, ग्रासोफर फ्रॉग को खा लेता है, फ्रॉग ग्रासोफर फ्रॉग को खा लेता है। ग्रासोफर सॉरी ईगल स्नेक को खाती है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ग्रासोफर को खाता है, ग्रासोफर ग्रास खाता है, उल्टा चलो, ठीक है। तो इस तरीके से फूड वेब बन जाता है हमारा। और यहाँ पर क्या है, ये तो एक्टिविटी हो गई तुम्हारी, ये पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सटिंक्शन इज डाइंग आउट डिसअपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है गायब हो जाना। कुछ जानवर गायब हो रहे हैं अर्थ से, कुछ प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। द डूडो, ठीक है, द तस्मेनियन टाइगर, द पैसेंजर पिजन एंड दी स्टिलर सी काउ, ये सब लिविंग थिंग्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब अब गायब हो चुके हैं, पहले होते थे। when a living things become extinct the entire ecosystem affect होता है, हर एक की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं टाइगर बचाओ या कोई भी प्लांट है उसको बचाओ, स्पीशीज़ कोई ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ख़त्म हो गया यहाँ पर हमारा चैप्टर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।